हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आज उसका क्लास नंबर 5 होने वाला है और आज का टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले मार्क कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग स्किप नहीं करेंगे और ना ही वीडियो को फास्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहती हूँ ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिले। और ये क्वेश्चन बनेगा तो 15 मार्क्स का ज़रूर बनेगा, लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा, इससे शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मैं बता दे रही हूँ, अगर आपने स्किप किया और फास्ट करके देखा तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ। और इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिंक दे दूँगी। और टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आप लोगों को तुरंत का तुरंत लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ। ठीक। और जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये किसने दिया था? सबसे पहले जी के जो बोहर है, इनका पूरा नाम नील बोर ने था। ठीक। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और उस पोस्टुलेट्स में इन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में भी बताया। तो सबसे पहले हम लोग जो नील बोर का पोस्टुलेट्स है उसको देखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही डिपेंड करता है और एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग यहाँ से ही स्टार्टिंग कीजिएगा ताकि एग्जामिनर आप लोगों को समझे कि हाँ, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है और आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर भी दे दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा कि नील बोर, पॉइंट्स में लिखिएगा क्योंकि पॉइंट्स में मैं आप लोगों को ज़्यादातर लिखवाती हूँ और इसी से आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन होंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, नील्स बोर 1913 में was the first to explain the general features of hydrogen atom structure and its spectrum फुल स्टॉप। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो नील बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1913 में वॉज द फर्स्ट, वो पहले ऐसे थे इंसान थे, टू एक्सप्लेन द जनरल फीचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम था उसका जो स्ट्रक्चर था और उसका जो स्पेक्ट्रम था, उसके जनरल फीचर के बारे में सबसे पहले नील बोर ने बताया था। तो इसको कहा जाता है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहा जाता है, नील बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहा जाता है। ठीक। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन is based on following postulates इसमें कह रहा है, जो नीर का बोल ऑफ हाइड्रोजन था, मतलब जो हाइड्रोजन, यहाँ पर एटम लिख लीजिएगा, जो नीर ने उनका जो मॉडल था हाइड्रोजन एटम के बारे में, ये कुछ पोस्टुलेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कौन कौन से पोस्टुलेट्स है? सबसे पहला पोस्टुलेट लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम can move around the nucleus in a circular path of fixed radius एंड एनर्जी। आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं ना, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक। और इसी को पाथ को कहा जाता है, इसमें लिख लीजिएगा पॉइंट, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट।
ठीक, पहले इसको अच्छे समझिएगा। इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस, उनकी रेडियस फिक्स्ड होती है और उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। इसी पाथ को ऑर्बिटल्स कहते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम। ये इसकी कुछ दूरी पे देखिए क्या कह रहा है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम के, मूव करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, फिक्स्ड रेडियस, मतलब जो रेडियस होती है वो फिक्स होती है, इनकी एनर्जी भी फिक्स होती है और इसी पाथ को ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। तो बोहर का जो मॉडल था हाइड्रोजन एटम के बारे में, पहला पोस्टुलेट यही कहता है। ठीक, आप नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in certain orbit without losing any energy. However, the electron will move from a lower energy level to a higher energy level then some amount of energy is absorbed and the energy is emitted when electron moves from हायर, पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसका दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा था, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे थे सर्टेन ऑर्बिट में, ठीक, ऑर्बिट में विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था। मैंने बताया ना कि उनकी जो एनर्जी है फिक्स्ड थी। ठीक, आगे क्या कह रहा है, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इसमें कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, जैसे कि हमारे पास एक ये ऑर्बिट है और एक ये ऑर्बिट है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये लोअर एनर्जी हो गई और इसके पास हायर एनर्जी हो गई, तो लोअर एनर्जी से जब हायर एनर्जी में मूव करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी जाकर के हायर एनर्जी लेवल में पहुंच सकता है। एंड द एनर्जी इज इमिटेड, और जो एनर्जी होगी और निकलेगी, कब निकलेगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। देखिए ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसे जो एनर्जी होगी, कह सकते हो कि एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो जो उसको एनर्जी है वो इमिट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर एनर्जी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो ये इनका दूसरा पोस्टुलेट था। अब तीसरा पोस्टुलेट देखते हैं। तीसरा पोस्टुलेट लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन absorbed or emitted when transition occur between two energy levels that difference in energy by delta E is given by
डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, पहले लिख लीजिए फिर समझाती हूँ। म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू एनर्जी लेवल। इसमें कह रहा है जैसे दो एनर्जी लेवल है तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है म्यू जो होता है वो डिपेंड करती है, वो या तो एब्जॉर्ब होगी या तो इमिट होगी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसे हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। मतलब डेल्टा ई होगा, ये E2 की एनर्जी हो गई, ये E1 की एनर्जी हो गई। तो हमें अगर डेल्टा ई निकालना होगा तो E2 माइनस E1 की एनर्जी हो गई। और हम जानते हैं जो एनर्जी होता है वो एच म्यू के इक्वल होता है। तो एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पर E1 क्या है, E1 है लोअर एनर्जी लेवल और E2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो यही जो एक्सप्रेशन है इसको बोहर का फ्रीक्वेंसी रूल भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें आगे लिखिएगा, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहा जाता है। और जो E2 है इसमें लिखिएगा, E2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, और E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक, और अब इसका चौथा पॉस्टुलेट देखते हैं। ये मैंने तीसरा पॉस्टुलेट बता दिया, इसमें लिखवाया था कि नहीं, हाँ लिखवाया था। तो यहाँ पर ये तीसरा डाल लीजिएगा। अब इसका चौथा पॉस्टुलेट देखते हैं, अच्छे से समझते हुए चलिए। अब मैं आप लोगों को जिसका जो एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम के बारे में जो वैल्यू निकल के आई थी उसको भी बताऊंगी और इसके डिफेक्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे, मतलब इसकी क्या लिमिटेशन थी। तो इसका चौथा पॉस्टुलेट लिखिएगा, द एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो जिस एंगल पे मूव कर रहा होता है उसकी जो एनर्जी के बारे में बताता है उसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक, तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन एनर्जी लेवल कैन बी डिफाइंड एज, लिख लीजिएगा, कैन बी डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइन करते हैं mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये एंगुलर मोमेंटम होता है जहाँ पर n की जो वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती चली जाती है। और इसमें आगे लिखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स लिखिएगा, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल्स लिखिएगा, फॉर विच its angular momentum is integral multiple of h upon 2π। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का उसे हम एक्सप्रेस करेंगे mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। जो n की वैल्यू देखिए, m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस, n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब इसका रियल नंबर है, और h हमारा प्लैंक कांस्टेंट, 2π हमारा कांस्टेंट है। एंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2π का। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n से कोई भी नंबर से उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, हेडिंग डाल लीजिएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास, और ये हमेशा जो होगा मीटर में मास जो होगा m है। ठीक, m से डिनोट करेंगे, एंड वेलोसिटी v, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक, ये एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ
सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस, इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mv/r। ठीक, am क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो ये हो गया। अब मैं आप लोगों को इसकी जो बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था, तो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है, मतलब रेडियस इसका कैसे है, क्या है, ठीक, उसके बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग इसका सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद इसकी एनर्जी भी निकालेंगे, और हम लोग इसमें आगे लिमिटेशंस को भी देखने वाले हैं। इतना नोट डाउन नहीं करें तो नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पेज से देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हेडिंग डाल लीजिएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम इसकी वैल्यूज़ वगैरह देखते हैं, ठीक, और फॉर्मूला भी देखेंगे जिसके थ्रू आप लोग न्यूमेरिकल भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर भी बोलते हैं, ठीक। द एटॉमिक रेडियस, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है। द एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस होती है, इज गिवन बाई आर एन से इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ये एन का स्क्वायर और आर, और ये फर्स्ट सेल में होता है, ये एन का स्क्वायर और ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है आर और ये 1, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, जहाँ पर जो एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल या कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जो R1 है ये क्या है, बोहर का रेडियस है, ठीक। और इसको जो बोहर का रेडियस होता है R1 जो होता है, ये हमेशा 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट है, ठीक। फिर उसके बाद लिखिए बोहर रेडियस जो R1 इज इक्वल टू ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या है, Rn इज इक्वल टू एन का स्क्वायर लिखेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन में 0.529 और इसके डिवाइड में जाएगा Z, ठीक। और ये Z क्या होता है, Z को कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। क्या होता है Z, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। दिख रहा है आप लोगों को, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इसको कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की हेल्प से निकालना हुआ तब जा कर के हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए जो जेड की वैल्यू है 1 रख देंगे, तो वहाँ से उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हम लोग इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग रेदरबर्ग कांस्टेंट के बारे में भी निकाल सकते हैं। तो निकलवा दूं क्या मैं आप लोगों को, ठीक है, अच्छा चलो निकलवा देती हूँ, ठीक। तो इसमें लिखिएगा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, वो कितना होता है, जिसे हम E1 से डिनोट करते हैं, वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिसकी जेड की वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होती है, ठीक। अगर हम NH शेल के लिए देखें, फॉर nth शेल, तो En हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, -13.6 हो जाएगा इंटू ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में nth एटम के लिए हो जाएगा। ये E1 के लिए होता है, जेड की वैल्यू 1 होती है, और इसके लिए हमारे पास ये एनर्जी भी आ गई। और जेड क्या मैंने बताया, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, अनदर फॉर्मूला, उसमें हम लोग वेवलेंथ भी निकालते हैं, ठीक। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आप लोग लिख लीजिएगा लैम्डा क्या होता है, लिखवा देती हूँ। अच्छा, लैम्डा क्या होता है, ये वेवलेंथ होता है। क्या होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है। और R क्या होता है, R रेदरबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और जो n1 होता है ये लोअर एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल होता है। और n2 क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल होता है, हायर एनर्जी लेवल, ठीक। तो ये पूरा का पूरा बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को इसकी लिमिटेशन या कह सकते हो कि डिफेक्ट जो आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है उसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालिएगा डिफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन
डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल डाल सकते हैं या लिमिटेशंस डाल सकते हैं, बस इतना डाल दीजिएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूछेगा ना तो पूरा एक साथ ही पूछेगा। क्या पूछेगा? बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को पूरा एक्सप्लेन कीजिए और साथ ही साथ इसके डिफेक्ट के बारे में बताइए। तो इसमें 4-5 पॉइंट लिखवा देती हूँ, आप लोगों के लिए सफिशियंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सप्लेन। इसमें कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसके बारे में बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन ने नहीं बता पाया था। इसको किसने बताया था? मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक, फिर सेकेंड लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्स ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है और यूनिट नंबर 2 में भी है, तो आप लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बता पाया था। और किस किस को याद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है? नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब फिर उसके बारे में किसके बारे में नहीं बता पाया था? डी ब्रोगली डुअल नेचर, जो कि वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, उसके बारे में भी नहीं बता पाया था। इट डजंट एक्सप्लेन डी ब्रोगली डुअल नेचर के बारे में भी ये नहीं बता पाए थे, फेल हो गए थे। और एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, तो इसके बारे में नहीं बता पाया था। तो जब ये भी नहीं बता पाया तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी नहीं बता पाया था। और जो हाइड्रोजन एटम जो होता है, ये जो मॉडल था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बता पा रहा था, जैसे कि हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा can't explain effect of magnetic field only, इसमें लिखिएगा only valid for hydrogen like एटम, जैसे कि हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, जिसमें एक से हीलियम पॉजिटिव और लिथियम में डबल पॉजिटिव, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो और उसमें इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, उससे एब्जॉर्ब किया जाए, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा लेन देन होता है, तो उसके बारे में सिर्फ वैलिड था। और बाकी और चीज़ के बारे में 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए ही वैलिड था और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ थे उसके लिए ये वैलिड नहीं था। तो पूरा का पूरा आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगी, तो डेली एक्टिव रहा करिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ाऊँगी और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वगैरह भी है उसको भी पढ़ाऊँगी, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो कि मैंने यूनिट 1 में पढ़ा दिया है। ठीक, तो अब आगे अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है। ठीक, तो गुड बाय एंड स्टे सेफ।